इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, प्रकृति का हम सम्मान करते हैं तो प्रकृति हमारा सम्मान करती है। और भाई यो जो आदर भाव बना रहा तो हमने भी प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा, और नहीं रखेंगे तो भाई नुकसान तो बहुत भारी होने हुआ है। और कार्यक्रम में देखो प्रकृति की हम बात करते हैं कि अच्छी प्रकार से हमने खेती करनी चाहिए, जहर युक्त नहीं होनी चाहिए, दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, और साथ के साथ एक दूसरे से सलाह लेकर ही हमने आगे बढ़ना चाहिए। भाई कार्यक्रम किसान वाणी में हम बहुत बातचीत लेकर आ रहे हैं, और आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो जैविक कृषि समय की आवश्यकता है, इस विषय पर बात करेंगे। गेला ही आज की जो नसीहत है उसमें बात करेंगे हम पशुओं का भाई अपरजीवी से बचाओ, और भाई एक मोटे अनाज की भी बात करेंगे, क्योंकि पहले हम जिस तरह मोटे अनाज खाया करते भाई सेहत बढ़िया रहा करती, उस ड्रे पर हम दोबारा चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम जो चर्चा बात कर लेते हैं जैविक कृषि समय की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि देखिए जो जहर युक्त जो हम खेती कर रहे हैं भाइयों, उससे हमारी जो जीवन है वो बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। और अगर जो जिस प्रकार से बात करें जैविक प्राकृतिक या इसमें हम क्यों कर रहे हैं, देखिए इससे तो किसान का जो खर्चा और कर्जा भी बढ़ रहा है, और बावजूद इसके भी आमदनी का भी कोई भरोसा नहीं रहता भाई। क्योंकि अगर जो जिस प्रकार से हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इस भाई कई बार तो भाई खेत जो पूरे के पूरे तबाह भी हो जाते हैं, और जो हम आमदनी का एक नु सोचो भाई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वो भाई कति जीरो हो लेवा है, और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और बैंक ऋण के जाल में भी पड़ने की वजह से भी किसानों भाई आत्महत्या के मामले में वृद्धि हुई है। और जो रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग हेतु जो तेजी से मिट्टी की जो उर्वरता कम है और प्रदूषित हो रहा है, और वातावरण में भी परिवर्तन हो रहा है भाई प्राकृतिक खेती, और इसी तरह जो संकर बीज के उपयोग की वजह से भी मिट्टी का जो पोषण तत्वों में भी कमी है और हानिकारक कीटों में की वृद्धि हो रही है। तो भाई प्रकृति खेती हमने अपनानी चाहिए, और जो रासायनिक खेती हम जो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि रासायनिक खेती का जिस तरह हमने बार बार ये प्रयोग की जो समस्याएं बताई है कि भाई बीज की भी भाई पोषक तत्व नहीं रहते, रासायनिक कीटनाशकों से तेज़ी से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, बैंक के ऋणों में पड़ जाते हैं, रासायनिक खाद का है। तो भाइयों ये रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग की जो समस्याएं हैं, और इस तरह हमने बचना चाहिए, इसलिए हमने प्राकृतिक खेती इसमें अपनानी चाहिए। और साथ के साथ देखिए इसमें जो प्राकृतिक तरीका द्वारा अगर जो हम खेती बाड़ी करें तो देखो क्यों करना चाहिए। अगर जो इस बारे में हम बात करें तो उत्पन्न खाद्यान्न में विटामिन और खनिज और पोषक तत्व का उच्च मात्रा में प्रयोग हुआ है, और खाद्यान्न वाले खाने में भी स्वादिष्ट इसमें लग गए, और व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी बढ़ती है, और भाई रोगों से मुक्ति भी रहती है अगर जो हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं। और भाई इसी तरह जो खाद्यान्न को लंबे टाइम तक भी सुरक्षित रख सके हैं, और कम लागत में अधिक आय होती है, और बाजार के लिए भाई कम जोखिम और दूसरों पर निर्भरशील नहीं रहना पड़ता, इसलिए प्राकृतिक खेती हमने अपनानी चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार हम देखते हैं जो भी हम
कुछ भी उगाते हैं खेतों के अंदर, हम जब कीटनाशक दवाई डालेंगे तो भाई वह जो चीज़ है वह लंबे समय तक ठीक नहीं रहती और दूसरे दिन में ही ख़राब हो ले, चाहे वो सब्जियों की बात हो, चाहे वो अनाज की बात हो, चाहे दूसरे हो, तो भाई वो उसके अंदर भाई कीड़े लग जाते हैं और वो जो हम फ़ायदा लेना चाहते हैं वो उसमें ले नहीं पाता और साथ के साथ स्वास्थ्य का भी इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो भाई वो प्राकृतिक खेती हमने करनी चाहिए, क्योंकि देखो आमतौर पर माना जाता है कि जो रासायनिक खाद का जो प्रयोग ना करने पर उत्पादन घटता है, विशेष तौर पर शुरू के सालों में, लेकिन ये पूरा सच नहीं है भाई। अगर पूरी तैयारी के साथ हम प्राकृतिक खेती अपनाया हुआ है, यानी कि जो पर्याप्त बायोमास, हर प्रकार का जो कृषि अवशेष या कोई भी वनस्पति इत्यादि होता है उसमें पूरे ज्ञान के साथ टाइम पर हम सारी प्रक्रिया हम अपनावा तो अनुभवी मार्गदर्शन होता है भाई। पहले साल तक थोड़ा सा घाटा होगा, फिर उसके बाद बचत होना शुरू हो जाता है और यह सब ना तो होता है भाई, पैदावार इसमें घट सकती है, लेकिन फिर भी तीसरे साल तक आते आते जो उत्पादकता है भाई वह पुराने स्तर पर पहुंच जाती है और जो सब्जियों का है या अनाज का जो स्वाद भाइयों वो बना रहता है। और पहले तो देखो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लंबे इसलिए जीते थे क्योंकि वो प्राकृतिक खेती को अपनाते थे, कीटनाशक दवाइयों से दूर रहते थे, उनकी सेहत भाई वो लंबे टाइम तक हम जीते थे। लेकिन आज यदि जिस प्रकार से हम एक मुनाफे की तरफ एक भाग रहे, एक लालच के उसमें भाग रहे हैं, नो सोचे भाई थोड़ी सी तो ज़मीन रह रही है, इस तरह भाई हमें इस तरह डबल कमा ले हुए, तो वो भाई जो डबल के चक्कर में है, जब हम खुद ही उसका इस्तेमाल करते हैं या दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो साथियों वो हम उसमें स्वयं भी पड़ते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ आप खाओगे वो शरीर के अंदर जाती है तो उसमें भाई बीमारी तो लग गई है। इसलिए प्राकृतिक खेती हमने अपनानी चाहिए, हमने दूसरे का नुकसान नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नुकसान हमने सोचा भाई हमारा तो फायदा हो रहा है, लेकिन हम क्या ये भी देखना चाहिए कि भाई दूसरे के नुकसान में हमारा खुद का भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है भाइयों वो भाई इस प्राकृतिक खेती पर ही निर्भर है। अगर जो प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे और हम दूसरे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं या फिर कीटनाशक हम इस्तेमाल करते हैं भाई, कुछ समय के लिए तो आपकी जो उससे जोत बहुत बढ़िया हो जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो वह जो हमारी भूमि है वह बंजर हो जाएगी। और कई जगह तो ऐसा भी हो गया है कि हम कोई भी खेती उसमें करते हैं तो भाई वह उड़ता जो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है और वह फसल उसमें उग नहीं पाती और ज़मीन इसमें बंजर हो जाती है। तो कोशिश हमने ये करनी चाहिए भाई, प्राकृतिक खेती की तरफ हमने जाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी और पौधारोपण और उसकी देखभाल भी इसमें हम पूरे नर्सरी की तैयारी करते हैं, इसमें मुख्य खेत की तैयारी भी पौधारोपण और देखभाल करते हैं प्राकृतिक खेती की जब हम जाते हैं। और इसी तरह जो जैविक खाद का निर्माण और उपयोग की बात करते हैं, जिसमें भाई गोबर की खाद बनाने की जो सही विधि है उसका भी हमें पता होना चाहिए और कंपोस्ट बनाने की विधि का भी, क्योंकि अगर जो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो प्राकृतिक खेती हमारी बहुत बढ़िया होती है। इसी तरह प्राकृतिक खेती के अंदर भाई एक केचुआ खाद भी है, इसका भाई हम इस्तेमाल करें, जिस तरह केचुओं में सड़े गोबर या हरी पत्ती, सब्जियों में वर्जित हिस्सा और अन्य चीज़ों को खाकर जो हजम कर लेने की क्षमता है, जो भाई इसी तरह जो केचुए खाद से निरंतर रासायनिक खादों के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति दिन व दिन घटती जा रही है। इस विपरीत परिस्थिति में केचुआ खाद एकमात्र विकल्प ऐसा है जिस तक जमीन की उर्वरा शक्ति हम इसमें बचा सकें, इसलिए केचुआ खाद भी हमने इसमें इस्तेमाल करते हैं और इस विधि से भाई उत्पादन तो बहुत ज़्यादा हो गए है। तो हमने कोशिश ये रखनी चाहिए कि प्राकृतिक खेती को हमने अपनाना चाहिए और एक दूसरे को जो हमारे पड़ोसी है या फिर हम जहाँ पर भी रहते हैं हमने परिचर्चा करनी चाहिए कि प्राकृतिक खेती से क्या फ़ायदा है और जो कीटनाशक दवाइयों से जब हम इस्तेमाल करके खेती अपनाते थे उस तक कितना बड़ा नुकसान है। तो कोशिश ये करें कि प्राकृतिक खेती को अपनावें और ये समय की आज की मांग भी है, आवश्यकता भी है। और अगर जो हम अब भी ध्यान नहीं देंगे तो भाई एक समय ऐसा आएगा जिस ज़मीन से हम आज जोत ले रहे हैं, जिस तरफ हम फ़ायदा ले रहे हैं, फसल ले रहे हैं, एक समय में भाई वह जो ज़मीन नकती बंजर हो जाएगी। अगर जो अब भी हमने ध्यान नहीं रखा, जिस प्रकार से हमारा शरीर है, कोई बीमारी लग जाती है भाई, अगर जो हम ध्यान नहीं रखते, उसमें दवाई नहीं हम लेते हैं तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। ऐसे ही भूमि की बात है, अगर जो भूमि का अब भी इलाज नहीं किया तो एक समय में भाई हम जो खेती इब ले रहे हैं वह ज़मीन नहीं दे पाओगी, बंजर हो जाएगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि जैविक कृषि समय की आवश्यकता है उसको अपनाना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं
लोकगीत की, क्योंकि देखो मनोरंजन भी जरूरी है। और मनोरंजन के बाद हम मौसम की जानकारी और कल के कार्यक्रम और आज की नसीहत की बात करेंगे। अब भाइयों का मनोरंजन करवा देते हैं और कुछ संदेश भी। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। बोला रे बंदे दो दिन का तेरा खेल खेल
भाई बन और कुटुंब कबीला तू किसकी हो रगेल बावरे भाई बन और कुटुंब कबीला किसकी हो रगेल हेरे गुरकुण बमोर आवर लात से बहुत पुरानी जेल खेल में क्यों भूल गया ओ बंदे दो दिन खायो तेरा खेल खेल में क्यों भूल गया ओ बंदे दो दिन खायो तेरा खेल खेल में क्यों भूल गया तन की बात मन कर दीवा कर बुद्धि का तेल बाबरे तन की बात मन का दीवा कर बुद्धि का तेल पाचो बर गण रे हसीले कर देंगे रे लमे खेल खेल में क्यों भूल गया ओ बंदे दो दिन खायो बहुत पढ़ाया पढ़ा नहीं पत्या पदंड तेल बावरे बहुत पढ़ाया पढ़ा नहीं पत्या पदंड तेल एरा धर्मराज गल लगदी कचहरी मार कहारी जे में खेल खेल में क्यों भूल गया ओ बंदे गही जवानी आया रे बुढ़ापा करनी का दंड जेल बावरे गही जवानी आया रे बुढ़ापा करनी का दंड जेल शरी मांगे राम पूछना रे आगे प्यार खरी से तेरी रेल खेल में क्यों भूल गया ओ बंदे दो दिन खायो साथियों, ये जो आपने लोकगीत सुना 2 दिन का खेल संदीप सिंह और साथियों द्वारा था। और अब मौसम की जानकारी ले लेते हैं। आज का अधिकतम जो मौसम रिकॉर्ड किया गया अधिकतम 33 और जो न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
और आने वाले 24 घंटे की अगर जो हम बात करें तो साथियों अधिकतम 33 और जो न्यूनतम की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक भाई राम जी की बात करें नू तो बूंदाबांदी तो चलती रहा है, लेकिन 2-3 दिन तक थोड़ा खुला सारा होगा और बुधवार तक फिर भाई राम जी फिर एक आधी जगह और बूंद गिरेगा, बारिश की संभावना है। और कुल मिलाकर नू है कि आने वाले 24 घंटे में भाई मौसम साफ रहेगा। और अब बात हम कर लेते हैं कल के कार्यक्रम की जानकारी की। साथियों कल है रविवार और रविवार ना हम जो कार्यक्रम लेकर आया करें कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत, तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिए और आपकी सारी चिट्ठियाँ ज़रूर इसमें बाँची जाओगी। और अब सोमवार की हम बात कर लेते हैं, इतवार के बाद 19 तारीख की, और इसके अंदर जो हम बातचीत लेकर आ रहे हैं आज की नसीहत की बात करेंगे हम सोमवार ने, और उसका जो विषय रहेगा कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियाँ। और इसी तरह कार्यक्रम में और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रकृति खेती के मूल मंत्र क्या है, तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम हमेशा लेकर आते हैं। और साथियों अब हम जो बात कर लेते हैं पशुओं में जो बाह्य परजीवी है उससे बचाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो बाह्य परजीवी भाई नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा है, और नुकसान तक बचने के लिए ना हमने ये ध्यान तक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जो इसका ध्यान नहीं रखोगे तो भाई नुकसान ज़्यादा है। और देखिए पशु ये बाह्य परजीवी की जब हम बात करते हैं इसके अंदर जो ये परजीवी है इसमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है, क्योंकि परजीवी एक ऐसे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव जिस तरह मेज़बान जीव कहते हैं के अंदर बाहर रहते हैं, और वो मेज़बान जीव के जो भोजन या शरीर पर आश्रित रहती है, और शरीर के अंदर पाए जाने वाले परजीवों को अतः परजीवी, जबकि शरीर के बाहर जिस तरह चमड़ी होगी प्रत्याक्रमण करने वाले परजीवी हो गए उन हम बाह्य परजीवी कह देते हैं। तो जो यानी कि शरीर के जो बाहर होते हैं तो बाह्य परजीवी में इसमें भाई संधिपात कीट है जो मेज़बान जीव के शरीर की चमड़ी पर या फिर अंदर या फिर बालों पर भी या फिर पंखों पर आश्रित और भोजन प्राप्त करने के लिए निर्भर रहते हैं। और इसी तरह जो बाह्य परजीवी का जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उसकी बात करते हैं, एक तो बाह्य परजीवी का जो मौसमी भी इसमें प्रभाव इसमें रहता है, क्योंकि बाह्य परजीवी का प्रकोप मौसम के अनुसार कम या ज़्यादा देखने को मिलता है, और ग्रीष्म ऋतु शुरू होते ही इनका प्रकोप बढ़ने लगता है। और इसी तरह गर्म आर्द्र और मौसम बाह्य परजीवी के लिए अनुकूलित होता है। और पशुओं की जो आयु की बात करें तो पशु के छोटे बच्चे जिनमें आमतौर पर अपने पर्यावरण में पाए जाने वाले जो परजीवी अन्य रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त नहीं करते। और भाई इसी तरह जो स्वास्थ्य की बात करें ऐसे कमजोर पशु जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होता है उनमें बाह्य परजीवी का प्रत्याकरण अधिक पाया जाता है। और भाई इस तरह जो चरागाह का भी हमने ध्यान रखना चाहिए, भाई साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर पशुओं को जो चरागाह में चराने के लिए ले जाया जाता है और परजीवियों से प्रत्याक्रमित चरागाहों में पशुओं को चराने से इनका हमला उन पर होता है। और भाई इसी तरह हमने इसका ध्यान रखना चाहिए, अगर जो भाई परजीवी का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो भाई ये इसमें हमने बहुत बड़ा इसमें नुकसान हो सकता है। तो कोशिश हमने ये करनी चाहिए, अपने पशु चिकित्सक से बार बार हमने सलाह लेनी चाहिए, उनको दिखाते रहना चाहिए ताकि जो बाह्य परजीवी है भाई वो हमला न करे। और क्योंकि देखिए जो बाह्य पशुओं में परजीवी है इसमें भाई एक तो दूध की क्षमता पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत देश दूध उत्पादन में विगत कई वर्षों से विश्व में भाई पहले स्थान पर है, लेकिन हमारे जो देश में प्रति पशु उत्पादकता वो बहुत ज़्यादा न्यून है। तो किसी भी पशु की उत्पादकता को कायम रखने के लिए उसका भाई स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। और पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर जीवाणु जनित, विषाणु जनित और जो कवक जनित रोगों के अतिरिक्त परजीवी जनित रोगों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो ये बाह्य परजीवी पशुओं को कमज़ोर कर देते हैं और कई प्रकार के जो हीमोप्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियों को पशुओं में प्रवेश करवा देते हैं, जिस तरह उनकी उत्पादकता काफ़ी कम हो जाती है। और अगर टाइम रहते हम इस पर उपचार ना करेंगे तो भाई पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है, जिस तरह बहुत बड़ा इसमें नुकसान हो जाता है। तो भाई कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमने बाह्य परजीवी से बचाव के लिए हमने पशु चिकित्सक से हमने सलाह लेनी चाहिए। और हर जिले में कस्बे में एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर पशुओं से डॉक्टर से हम निःशुल्क उस परामर्श लेकर अपने इन पशुधन को बचा सकते हैं। और अब बात हम कर लेते हैं भाई मोटे अनाज की। और देखिए मोटा अनाज भाइयों इसमें बहुत ज़्यादा हम इस तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो मोटा अनाज जिस प्रकार से
हम जो लंबे जीते थे, लंबे रहते थे और बहुत ज़्यादा इसमें हट्टे कट्टे रहते थे। ये भाई मोटे अनाज की ही वो है। और इसमें अब की बार हमने जो अयोम 2023 में भाई इसके अंदर मोटे अनाज को प्राथमिकता दी है, क्योंकि पूरे विश्व में जो मोटे अनाज के है भाई इसको प्राथमिकता दी है, ताकि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें वो बना रहे। और मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर भाई बाजरा हो गया, चारा हो गया, रागी हो गया, फॉक्सटेल बाजरा होगा जिसे हम कंगनी भी कह देते हैं, कोदो बाजरा होगा, छोटा बाजरा होगा, कूट की भी बोल देते हैं जिसको, और इसी तरह भाई परोस बाजरा होगा। यानी कि कुल मिलाकर जो बाजरा है उसको हम मोटे अनाज के उसमें ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एशिया और अफ्रीका में 59 करोड़ लोगों के लिए बाजरा पारंपरिक भोजन है। और देखिए, जो हम यदि मोटे अनाज को अपनाते हैं तो भाई स्वस्थ भी रहेंगे और मजबूत भी रहेंगे, और जिस तरह अपनी मजबूती बहुत आगे बढ़ेगी। तो कोशिश हमने ये करनी चाहिए कि मोटे अनाज का जिस प्रकार से उत्पादन जितना बढ़ेगा उतना हमने फ़ायदा है। और विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय साल का जो ये बाजरा दिवस है 2023 का, इसमें हमने आगे बढ़ाना चाहिए और बाजरे की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उपज लेनी चाहिए, क्योंकि बाजरा भाई बहुत विटामिन और पोषक तत्व इसमें विद्यमान है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा दिवस है उसमें हमने प्राथमिकता दे पर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो भाइयों, विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।